गुड मॉर्निंग। सूरवंश रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सही है बी, शेरशाह सूरी द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व यानी कि रैयतवाड़ी एवं अस्थायी या जागीरदारी एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी, जो मूल रूप से शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। मुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भागों में इस लगान व्यवस्था को लागू किया गया था। यद्यपि इस कार्य में शेरशाह को पूर्ण सफलता नहीं मिली और जागीरदारी प्रथा भी चलती रही। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? तो सी सही है, नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए। तो यही ऑप्शन सही है इसका। जबकि नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन पहला रुपया जारी करने के लिए 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, ये भी उसने किया और सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए थे। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, जो कि सी सही नहीं है। उसने नहर पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। शेरशाह सूरी को नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता है। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली पहले से चली आ रही थी। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण फिरोज तुगलक का है, जिसने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें यमुना नदी से हिसार तक, सतलज से घग्गर नदी तक, यमुना नदी से फिरोजाबाद तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक तथा सिरमौर पहाड़ी से हांसी तक बनवाई थी। शेरशाह को नागरिक प्रशासन की प्रणाली के संगठन तथा पहला रुपया जो 20वीं सदी तक प्रयोग में रहा जारी करने के लिए जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, शेरशाह के क्वेश्चन नंबर है 3, शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? तो वह है दीवान ए वजारत। सही है। सैनिक और असैनिक दोनों ही मामलों में शेरशाह ने संगठनकर्ता की दृष्टि से शानदार योग्यता का परिचय दिया। शासन की सुविधा की दृष्टि से शेरशाह को सल्तनत काल की व्यवस्था के आधार पर 4 मंत्री विभाग बनाने पड़े थे। पहला दीवान ए वजारत, नंबर 2 दीवान ए आरिज, नंबर 3 दीवान ए रसालत तथा नंबर 4 दीवान ए इंसा। स्पष्ट है कि दीवान ए वजारत लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना इसका दायित्व था। इसे मंत्रियों के कार्यों की देखभाल का भी अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो सही है ए, शेरशाह को। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। उसने अंत में मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसके चांदी के सिक्के यानी रुपया का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ट्राय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपया की शुरुआत की? तो सी सही है, शेरशाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सराह ए आजम या सड़क ए आजम को ग्रांट ट्रंक रोड नाम किसने दिया? तो अंग्रेजों ने दिया था। सराह ए आजम या सड़क ए आजम
को ग्रांड ट्रंक रोड नाम अंग्रेजों ने दिया था। सड़क ए आजम ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह ने अपने समय में कई सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। शेर शाह ने मुख्यतः 4 प्राचीन सड़कों, जिसमें एक बंगाल के सोनारगांव से आगरा, दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक, और दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक, और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। इसको ठीक कराया था। क्वेश्चन नंबर 7, शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्रशासनिक सुधार के लिए। शेर शाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी शेर शाह का अंतिम अभियान था। मारवाड़ युद्ध के समय राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर शेर शाह ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया था। अब्बास खां शेरवानी ने शेर शाह के विषय में लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। क्वेश्चन नंबर 8, शेर शाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो है ए, धार्मिक सहिष्णुता सर्वाधिक उपयुक्त है। शेर शाह एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान होते हुए भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था। उसने अपनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी प्रजा को ध्यान में रखकर किया। उनमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: शेर शाह ने 1700 सरायों का निर्माण किया, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को ठहरने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। गांवों में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य चौधरी और मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे। इतिहासकार कानूनगो ने इसके बारे में कहा है, वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। शेर शाह ने कृषि योग्य भूमि और परती भूमि दोनों की नाप करवाई। यह कार्य उसने हिंदू ब्राह्मणों की मदद से पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की? तो है ए, शेर शाह ने आरंभ की। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो है डी, शेर शाह ने। निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? तो है सी, शेर शाह ने बनवाया था। शेर शाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सासाराम में शेर शाह के मकबरे की योजना ये सही है, अष्टकोणीय है। शेर शाह की सर्वश्रेष्ठ कृति सासाराम बिहार में निर्मित कराया गया। उसका स्वयं का मकबरा है। इस मकबरे की योजना अष्टकोणीय है। यह मकबरा बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू प्रतीत होता है।
कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। यह मकबरा झील के बीच में एक चबूतरे पर बना है। क्वेश्चन नंबर 13, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 14, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। किसने पटना नगर की स्थापना की? तो शेर शाह ने। शेर शाह ने पाटलिपुत्र को आधुनिक रूप से प्रदान करने के लिए इसे पटना नाम दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, शेर शाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरसूर नामक नगर बसाया। कन्नौज नगर को बर्बाद करके। कानूनगो के अनुसार, इतिहासकार हैं कानूनगो, उनका कहना है कि शेर शाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। शेर शाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। यानी कानूनगो ये कहना चाहते हैं कि शेर शाह अपनी प्रांतीय व्यवस्था कहाँ से सीखा? तो बंगाल से आदर्श प्राप्त किया था। डॉक्टर कानूनगो ने सड़कों और सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन था? तो हुमायूं एवं अकबर के मध्यवर्ती काल में। हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी तक रहा पहली बार, फिर दूसरी बार 1555 से 56 ईस्वी तक रहा, और अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के बीच था। शेर शाह का शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी तक था। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरत-ए-आला की उपाधि ग्रहण की। शेर शाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज यानी बिलीग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का चलाया। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? तो सी असत्य है। तो आइए पहले सत्य को देखते हैं। उसने भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, यह भी सही है। उसने भूमि की पैमाइश कराई, सही है। सासाराम या सहसाराम में एक किले का निर्माण कराया, ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि सी गलत है। दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोना मस्जिद का निर्माण कराया, यह कथन नहीं। दिल्ली, तो आइए देखते हैं डी असत्य दिया है इसमें कि सासाराम में एक किले का निर्माण कराया। सासाराम में तो उसका किले का निर्माण नहीं होकर के वहाँ एक अपना कब्र बनवाया था। तो देखते हैं, शेर शाह ने भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, किंतु मुल्तान से उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। उसने भूमि की पैमाइश कराई, लेकिन मुल्तान, मालवा, राजस्थान एवं पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र भूमि मापन की परिधि से बाहर थे। दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोना मस्जिद का निर्माण कराया। सासाराम रोहतास में किले का निर्माण शेर शाह के पूर्व हो चुका था, अतः डी असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसे महत्वपूर्ण तथ्य, भू राजस्व नगद अथवा अनाज दोनों के रूप में चुकाया जा सकता था। भूमि मापन के कार्यों की देखभाल के लिए शेर शाह ने अहमद खां को नियुक्त किया था। शेर शाह के शासन में चांदी के रुपया तथा तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1/64 था। क्वेश्चन नंबर 18, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेर शाह के शासनकाल में। रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेर शाह के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्माजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? तो शेर शाह का। ब्रह्माजीत गौड़ शेर शाह की सेवा में हिंदू सेनापति था। शेर शाह ने सिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल को नियुक्त किया।
सर्वप्रथम अमीर ए बंगला का पद काजी फजीलत नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 20। शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था कबूलियत में, पट्टा में, सरदिस में, उपर्युक्त सभी में। शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह कबूलियत, पट्टा और सरदिस में शामिल था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कबूलियत से तात्पर्य था राजस्व अदा करने के लिए दिया गया लिखित वचन, पट्टे की प्रतिलिपि। पट्टा का तात्पर्य था राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी द्वारा राजस्व देने वाले को दिया गया दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 21। शेर शाह सूरी कहाँ उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था? तो अभी मुल्तान। भूमि की तीनों श्रेणियों उत्तम, मध्यम व निम्न की औसत उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निश्चित किया गया था, किंतु मुल्तान से उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भूमि मापन के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग किया गया। मुल्तान, मालवा, राजस्थान एवं पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र भूमि मापन की परिधि से बाहर थे। भू राजस्व निर्धारण के लिए रई अथवा फसल दरों की सूची तैयार की गई। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ? तो इस्लाम शाह हुआ। शेर शाह की मृत्यु के उपरांत 1545 में उसका पुत्र जलाल खां ने इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। उसने अफगानों की स्वतंत्र प्रकृति को पूर्णतया दबा दिया। इसके समय में प्रांतीय सूबेदार सुल्तान का तो क्या, सुल्तान के जूतों का भी सम्मान करते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा के लिए इस्लाम शाह ने 5 किलों का निर्माण करवाया। ये किले शेरगढ़, इस्लामगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़ और मानकोट में थे। इनको सम्मिलित रूप से मानकोट के किले कहा जाता है। इस्लाम शाह के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के समय सूर साम्राज्य 5 भागों में बंट गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? तो है डी, जल महल नारनौल, जबकि बनवाया था ऊपर के तीनों। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में, रोहतास का किला बिहार, ये तीनों बनवाए थे। जल महल नारनौल नहीं बनवाए थे। जल महल नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण नवाब शाह कुली खां ने करवाया था। शेष इमारतों का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। अगला है चैप्टर सिख संप्रदाय। तो आइए देखते हैं सिख संप्रदाय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस सिख गुरु ने दक्षिण व कश्मीर की यात्रा की? तो गुरु गोविंद ने की थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण व कश्मीर की यात्रा की। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की। गोविंद सिंह सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश के आमंत्रण पर सिरमौर पहुँचे। उन्होंने पाओटा यानी हिमाचल नामक स्थल की स्थापना की। गोविंद सिंह ने नांदेड़ यानी महाराष्ट्र का युद्ध भी लड़ा। यही पठान अजीम खान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2। सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं गुरु नानक। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली। इन्होंने नानक पंथ चलाया। इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए।
इन्होंने अपने एक शिष्य लाना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गुरु अंगद जाति के खत्री थे। गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किया गया लंगर व्यवस्था को अंगद ने नियमित किया। अंगद को गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में तथा रावी नदी के किनारे हुआ था। इनके पिता का नाम कालू जी तथा माता का नाम तृप्ता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की थी। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति की। मुगल सम्राट अकबर गुरु अमरदास से मिलने गोविंदवाल गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो है बी, गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदिर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोष सर नामक तालाब निर्मित करवाए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अर्जुन देव ने तरन तारण तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव ने नगर निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसद और मेउरा कहे जाते थे। 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 1699 में खालसा की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ है शुद्ध या विशेष। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली को आरंभ किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं धारण करने को कहा: केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंघा। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। कृष्ण अवतार एवं चंडी दीवर की रचना भी गोविंद सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए: तेग बहादुर, बंदा बहादुर, गोविंद सिंह, हरकिशन सिंह। तो आइए देखते हैं, इसका सही आंसर है डी, 4, 1, 2, 3। गुरु हरकिशन सिंह 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक सिखों के गुरु थे और इनकी मृत्यु चेचक से हुई। गुरु तेग बहादुर 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी सिखों के 9वें गुरु थे। तेग बहादुर सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी थे। बंदा बहादुर 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम गुरु बख्श सिंह रखा था। तेग बहादुर ने अपना स्थान अमृतसर की जगह माखोवाली को बनाया। तेग बहादुर बाकला दे बाबा के नाम से भी जाने जाते थे।
चकमौर के युद्ध 1705 ईस्वी में गोविंद सिंह के 2 बेटे अजीत सिंह एवं जुझारू सिंह मारे गए। गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? सी औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी मुगल सम्राट और औरंगजेब के समकालीन थे। ये सिखों के नवे गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीति व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। हालांकि गुरु हरगोविंद ने अपने शिष्यों को सैनिक शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन एक राजनीतिक शक्ति के रूप में गुरु गोविंद सिंह ने संगठित किया। श्रीनगर के शासक फतेह शाह को भगनी के युद्ध में पराजित करने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाने के आदेश दिए। ये किले आनंदपुर और किरतपुर के मध्य स्थित है। फतेहगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़ और लौहगढ़ चारों थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर बनवाई। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में सरबत खालसा और गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन हुआ। इकट्ठे होने को सरबत खालसा जबकि निर्णय को गुरुमत्ता कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किए? गुरु नानक ने। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। इन नानक ने ही सिख धर्म में लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में रखिए। ननकाना गुरुद्वारा कांड, तोसा खाना गुरुद्वारा कांड, गुरु का बाग संघर्ष। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। फरवरी 1921 में गुरु नानक के जन्म स्थान ननकाना के गुरुद्वारे में पहली बार अकाली आंदोलन को रक्तपात से गुजरना पड़ा। इसके बाद तोसा खाना गुरुद्वार कांड 1921 ईस्वी हुआ, जिसमें तोसा खाना की चाबी को लेकर छिड़े विवाद में अकालियों की शानदार जीत हुई। गुरु का बाग संघर्ष अगस्त 1922 में हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ननकाना गुरुद्वारे को मुक्त कराने वाले करतार सिंह झब्बर के शब्दों में, ननकाना कांड के ने सिखों को जगा दिया और स्वराज के लिए मार्च और तेज हो गया। तोसा खाना की चाबी को लेकर छिड़े विवाद के समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष खड़क सिंह थे। अकाली आंदोलन के इतिहासकार डॉक्टर मोहिंदर सिंह के शब्दों में, विदेशी हुकूमत से देश को आज़ाद करने की भावना ने ही पंजाब सूबे के सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को अकाली आंदोलन के झंडे तले एकताबद्ध किया। तो यहीं पे वीडियो समाप्त हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।